सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको बिहार स्पेशल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वर्तमान में अभी आपका इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जा रही है। ये बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मौर्योत्तर बिहार। मौर्योत्तर बिहार मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश आया था। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। तो मौर्य के बाद शुंग आया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। आंसर ये हो गया कि शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने वाला का प्रयत्न किया है, नष्ट करवाने का प्रयत्न किया है। तो ये पुष्यमित्र शुंग ने कुक्कुटराम विहार को नष्ट करवाने का प्रयास किया था। पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय में हुआ? ये शुंग वंश के। डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ था शुंग वंश के शासनकाल में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया है। पुष्यमित्र ने किया था। मगध में प्रथम बार ब्राह्मण राज्य। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के जब पतन हुआ उसके बाद तो ये हुआ था कान्व वंश का शासन आया था। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव कान्व वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कान्व वंश की नींव डाली। उसके सचिव ने ही देवभूत जो अंतिम शुंग वंश का शासक था उसकी हत्या कर दी और वसुदेव ने कान्व वंश की नींव डाल दी थी। कान्व वंश की सत्ता समाप्त की है किसने? आंध्र सातवाहनों ने की है। कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं का शासन किया? तो ये मित्र वंश। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये बोध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये अश्वघोष को। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को? तो अश्वघोष कौन था? एक बौद्ध विद्वान थे। तो कनिष्क ने इसे अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने रूप में वहां से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र था एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। क्या लिखा है? चलिए देखिए 13 नंबर। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम। तो मगध पर शासन करने वाला पहले हर्यक वंश आया था, फिर शिशुनाग आया, फिर शिशुनाग के बाद नंद आया, नंद के बाद मौर्य आया, मौर्य के बाद शुंग आया, शुंग के बाद कण्व आया। हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व वंश। शुंग वंश की राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग के शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। किसने, कब किया था? तो ये किया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में खारवेल ने। खारवेल कहाँ का शासक था? तो कलिंग का। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से। उपहारों में जिन प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। जैनों की प्रतिमा है और उसके पदचिन्ह शामिल है। 18 देखिए। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों
का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क ने अश्वघोष को प्रश्रय दिया था। अब अगला टॉपिक है गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा देखिए, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष कब है? तो 320 ईस्वी में। किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मी और राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। 320 ईस्वी में कहाँ किया था? तो पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? यानी कि समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र में। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। तो श्रीलंका का एक शासक था मेघवर्मन, इसने गया में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। तो किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। मेघवर्मन कहाँ का था? शासक श्रीलंका का था। किससे अनुमति मांगा था? समुद्रगुप्त से। किस लिए? तो बौद्ध मठ बनवाने के लिए। कहाँ? तो गया में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त युग में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक के था? कौन था? कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 साल तक रहा था। चीनी यात्री जो फाहियान है 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था, भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य था बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये शाहाबाद से प्राप्त हुई है। शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। 7.5 फीट का। आगे देखिए, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो गुप्त काल के हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, यानी कि दरभंगा को तिरभुक्ति भी कहते हैं। ये राज्यपाल था गोविंदगुप्त था। गोविंदगुप्त तिरभुक्ति का राज्यपाल था, यानी कि दरभंगा का। गोविंदगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। ठीक है। 19 देखिए, बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह फाहियान ये वर्णन फाहियान अपने लेख में लिखता है।
गुप्त संवत का आरंभ होता है 320 ईस्वी में। ठीक है। 24 देखिए, 24 नंबर, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है भारत का। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो हरिसेन था। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में सैनिक सफल अभियान किए थे। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है प्रयाग प्रशस्ति में। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो हुनों के आक्रमण हुए थे गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए। ठीक है। फिर इस प्रशासन का सामंती स्वरूप हो गया था, कमजोर शासक थे, यानी कि ये तीनों हो गया। आर्थिक संकट वाला कोई कारण नहीं आता, इसलिए 1, 2, 3 सी होगा आंसर। मगध पर महिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो ये नरसिंह गुप्त के शासनकाल में हुआ। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण, मिहिर कुल का आक्रमण किसके समय में? नरसिंह गुप्त के समय में, ये याद रखें। 31 देखिए, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के लिए विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे कौन? तो इसमें वारामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ये तीनों थे, इसलिए सी होगा। पाणिनि नहीं थे। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक, अगला टॉपिक है मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। वीडियो को देखते रहिए, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, बार बार आपकी आंखों के सामने कानों से ये सब सारे गुजरेंगे तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। और पहले से ये पढ़ा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। चलिए, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। जब एक बार थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और वैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बार बार देखिएगा, तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट टच करता है। कम से कम मैं आपको बता दूं कि इससे बीपीएससी में तो 20 क्वेश्चन तो इस बुक से ही रहेगा। इम्तियाज़ अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ का एक बुक है, इस बुक से ही रहेगा आपका। इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और थ्योरी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। चलिए दूसरा देखते हैं, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदर गुप्त को। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को हर्षवर्धन ने मगध में माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया था। हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। 6 नंबर देखिए, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवगुप्त द्वितीय था। कनौज के शासक जीवगुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया गया। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो कृष्णगुप्त को। 9 नंबर देखिए, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। देखिए, तो ये आपका यहाँ पर हर्षगुप्त, कुमारगुप्त, जीवगुप्त, आदित्य सेन है, इसको मैच करना है। तो आपका
तो हर्षगुप्त का होगा वीर योद्धा, उपाधि था हर्षगुप्त को वीर योद्धा। कुमारगुप्त को महाधिराज। जीवगुप्त जीवगुप्त को राजाओं में सिरमौर। आदित्य सेन को परम भट्टारक या महाराजा धीराज। ठीक है, 10 नंबर देख लीजिए। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को भी जीता था? तो ये जीवगुप्त के बारे में कहा गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक आदित्य सेन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया था आदित्य सेन ने। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन भारत की यात्रा की थी? तो ये आदित्य सेन के शासनकाल में। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो कुमारगुप्त आया था, हर्षगुप्त, जीवगुप्त, कुमारगुप्त फिर से आया दूसरा, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन, इस प्रकार से है। गुप्तोत्तर युग और बिहार यानी गुप्तोत्तर युग और बिहार यानी कि गुप्त के बाद वाले युग और बिहार के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। चीनी यात्री इर्सिंग बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया? 673 ईस्वी में। चीनी इर्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में अध्ययन किया था। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? 635 ईस्वी में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक था। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। उदंतपुर शिक्षा के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है उदंतपुर। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल, धर्मपाल नहीं, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ऐसा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासन काल ने किया था? पाल वंश में। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो भागलपुर में। यह भागलपुर पाथार घाट में अवस्थित था। तो विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर। नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्ष था, धर्मपाल था, देवपाल, तीनों दिया था, आर्थिक अनुदान दिया था। नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक हर्ष, धर्मपाल और देवपाल, तीनों। 7 नंबर देखिए। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था कौन? देवपाल। देवपाल क्या किया? राजधानी कहाँ बना लिया? मुंगेर। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? महायान को। पाल शासक बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया था? महायान को। 9 नंबर देखिए। किस शासक काल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल के शासन काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था, स्थापना करवाया था। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च किए गए किसने 200 गांवों को दान में दे दिया था? धर्मपाल ने 200 गांव को दान में दे दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए, धर्मपाल। 11 देखिए। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ये गोपाल ने करवाया था। किस शासक ने? उदंतपुरी कहाँ है? बिहार शरीफ में।
यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था गोपाल ने। 12 देखिए, किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास किया गया है? तो ये पाल युग में हुआ था कांसे की मूर्तियों का विकास। बिहार में पाल युग कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। कांस्य मूर्तियों के निर्माण में इस शैली के निर्णायक देन है किसका है? धीमन एवं विठपाल की। धीमन एवं विठपाल की ये शैली है, ठीक है। इसमें कांस्य मूर्ति बनाए गए थे पाल युग में। 14 देखिए, 14 पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। धीमन एवं विठपाल कहाँ के थे? तो नालंदा के निवासी थे। इसने कांस्य मूर्ति का कलाकारी किया था। धीमन का पुत्र विठपाल था, दोनों बाप बेटा था। 15 देखिए, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरीहार गया में। पालकालीन कांस्य की प्रतिमाएं सांचे में ढाल के बनाई जा रही थी, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा में और कुकरीहार गया में। 16 देखिए, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठल पाल दोनों बाप बेटा जो है समकालीन थे। किसके समकालीन थे? धर्मपाल एवं देवपाल का। तो आंसर डी हो गया। 17 देखिए, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञाप रमित एवं पंचरच किस युग के हैं? तो ये पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से। पाल काल की भित्ति चित्र नालंदा से मिला है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, पाटलिपुत्र से अपना आदेश प्रसारित करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, मगध को श्रीनगर की भुक्ति कहा जाता था। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला एवं तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ? रामपाल के शासनकाल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? नन्नदेव था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, कहाँ थी? तो ये थे सिमरावगढ़ में। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी कहाँ है? सिमरावगढ़, याद रखिए। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक अंत हो गया। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था? कर्नाट शासक। पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था कर्नाट शासक। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, कब आया था? 1234 ईस्वी में। तिब्बत का इतिहासकार धर्मस्वामी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का। कर्नाट राज्य पर नरसिंह देव का शासन था, उस समय बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला यात्री है, कौन है? लामा तारानाथ धर्मास्वामिनी। दोनों हो गया, बी और सी। सॉरी, लामा तारानाथ नहीं है, आंसर डी होगा, बी और सी दोनों, यानी कि धर्मास्वामिनी और मुल्ला तकिया। धर्मास्वामिनी और मुल्ला तकिया दोनों हैं। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था रामा सिंह देव। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? राम सिंह देव। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव। पंजी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से हुआ था? पंजी प्रबंधन
हरि सिंह देव के शासनकाल में पंजी प्रबंधन हुआ था मिथिला क्षेत्र में। अगला टॉपिक है मध्यकालीन बिहार, मिडाइवल हिस्ट्री। बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी मुस्लिम विजेता। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ ओदंतपुरी जीता था, तो आंसर ये हो गया। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, कब हुई थी? 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में ही दफनाया गया। देखिए एक पॉइंट लिखा है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? इंद्रियुम्न पाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी संत का आगमन हुआ था। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। मोमिन आरिफ पहले सूफी संत थे, बिहार आए थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकीह। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकीह का। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकाते नासरी में। सल्तनत कालीन बिहार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन एवज को। हिसामुद्दीन एवज को हरा करके पराजित कर इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में अधिकार किया। 4 नंबर देखिए, निम्न में से 4 नहीं होगा 14 होगा, यहाँ पे कटा हुआ होगा। निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुबारिज खां ये प्रांतपति नहीं था सल्तनत का। तुगान खां, हातिम खां, सैफुद्दीन ऐबक तीनों प्रांतपति रहा था सल्तनत काल में बिहार में। मुबारिज खां नहीं रहा था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तुगलकपुर। तो दरभंगा तिरहुत को नाम बदल दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने और उसका नाम रख दिया तुगलकपुर। दरभंगा के एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने किया था? तो ये तुर्कों ने ही किया था। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहार का प्रदेश कहा, तो बिहार हो गया तुर्कों के द्वारा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार में महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था।
बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ में। मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में। मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में। मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में। देखिए 14 नंबर, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। प्रसिद्ध संत थे, उनका नाम तो क्या था? अहमद चिरमपोश। अहमद चिरमपोश क्या थे? संत थे, ठीक है, शेख अहमद चिरमपोश। इससे भेंट कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख मिलता है, फिलिंदा ब्लैंक से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से। उत्तर बिहार के कर्नाट वंश शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर्नाट वंश का अंत। 17 देखिए, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का आरंभ करवाया था। तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि तो तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति अपने काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह। शिव सिंह वैनवार वंश के शासक शिव सिंह के छत्र छाया में विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तो शिव सिंह संबंधित है वैनवार वंश से। 19 देखिए, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? ताबकात नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खान नुहानी ने। इब्राहिम लोदी के काल में एक सूबेदार था, इसने विरुद्ध सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, दरिया खान नुहानी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। 21 देखिए, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है 13वीं शताब्दी में। 22 देखिए, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम प्रथम किस रचना में मिलती है? तबकात नासिरी में। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे मलिक बया मजदुल मुल्क दोनों। मलिक बया मजदुल मुल्क दोनों ये बिहार में प्रांतपति तुगलक काल में रहे थे। बिहार के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? सिकंदर लोदी। बख्तियार खलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर में। मनेर में प्रथम पड़ाव बख्तियार खलजी का। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता है क्या है? तो सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद अथवा ये दोनों है। बैटर्ड वॉल्स है, कॉन्केल डोम है। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मखदूम याहिया का। यहिया। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मखदूम यहिया का। ठीक है। अगला है चेरो वंश और उज्जैनिया वंश। तो चेर वंश एवं उज्जैनिया वंश। देखिए, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? खरवार का। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था?
ये भार ने। पाल काल के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने, तो भार जनजाति ने अपना राज गठित कर लिया था। पाल काल का पतन हुआ, भार जनजाति ने अपना राज गठित कर लिया था। चलिए ये देखिए नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन सा राज संगठित हुआ था, तो ये चेरो राज संगठित हुआ था। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ, तुगलक, लोदी, नुहानी नहीं होगा, और मुगल। तुगलक, लोदी, मुगल। आंसर डी दे रहा है, तो 1, 4, 5 है, 1, 4, 5 मिला लीजिए। तुगलक है, फिर 4 में सुर है, फिर ये मुगल है। तो चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिमों राजवंशों के साथ हुआ था, तो तुगलक के साथ हुआ था, सुर के साथ हुआ, मुगल के साथ हुआ था। ठीक है। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था, उज्जैन राज्य से था। दलपत शाही का संबंध उज्जैन राज्य से। चेरो शासकों को शाहबारा क्षेत्र से विस्थापित किया गया है, उज्जैनियों ने किया था। चेर शासक को शाहबारा क्षेत्र से विस्थापित। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, चेर शासक से सहायता प्राप्त की थी। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, चेरो वंश था। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राज ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी, तो फूलचंद ने जगदीशपुर में मेला की शुरुआत किया था। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ, तो उज्जैन शासक के द्वारा हुआ। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन उज्जैन शासक के काल में हुआ था। ठीक है। 11 देखिए, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह, भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनियों, डुमरांव, बक्सर एवं जगदीशपुर की एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। चलिए 12 देखिए, भोजपुर के उज्जैनी शासक की राजधानी कहाँ थी, तो ये ढावा, बिहटा, बक्सर तीनों जगह। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे, बाघमल। तो कौन कौन थे यहाँ पे देख लीजिए। भोजपुर के उज्जैनी शासक संग्रामदेव, राजा नारायणमल, राजा रामशाही, बाघमल नहीं थे। ये चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हैं, ये संबंधित है शाहबाद के चेरे से। अगला टॉपिक है बिहार में अफगान राज्य। चलिए इसको लास्ट कर लेते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। बिहार में अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष किसकी निर्णायक देन थी, नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1995-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो दरिया खां नुहानी को। सिकंदर लोदी ने किसे नियुक्त किया था, दरिया खां नुहानी को, क्या प्रभारी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। पढ़ लीजिए इसको। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, तो जलाल खां को। मोहम्मद खां को विस्थापित कर बाबर ने जलाल खां को प्रशासक नियुक्त किया था। अगला है सुर साम्राज्य। सुर वंश की स्थापना की थी किसने, शेर शाह ने। शेर शाह का बचपन का मूल नाम था फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी किसने, मोहम्मद
नुहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां बिहार के शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध में और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध में। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो तारीख़ दाऊदी में। शेर शाह द्वारा अफगान राज की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी, अंतिम अफगान शासक। शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख़ दाऊदी में। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्ला ने की थी। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? सभी कार्य। जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, सभी कार्य। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए हैं? इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया है। देश की भूमि का सर्वेक्षण किया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क ए आज़ाम, ग्रैंड ट्रंक रोड को भी सड़क ए आज़ाम से नाम जानते हैं। किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ किया था शेर शाह ने, लेकिन इबादत खाना का निर्माण शेर शाह ने नहीं करवाया था। मध्यकाल के पटना का नवनिर्माण किसने किया था? शेर शाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेर शाह का मकबरा, हसन खां सुर, इस्लाम शाह, तीनों के लिए। यहाँ मकबरा तीनों का है। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? क्या सही है ये बोल रहा है। तो यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है मकबरा, सही बात है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। हाँ। इसकी छत पर एक भव्य गुंबद के रूप में, यानी कि सभी हो गया, सही। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने बनाया था, प्रांतीय राजधानी। सुप्रसिद्ध संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो शेर शाह और इस्लाम शाह के समकालीन थे। संत शेख वड़न किसके समकालीन थे? तो शेर शाह और इस्लाम शाह के। 25 देखिए। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेर शाह के अधीन बिहार में कितने प्रकार की मंडलें थी? 7 प्रकार की मंडलें थी, प्रमंडल थे। शेर शाह के अधीन बिहार में कितने सरकारी प्रमंडल थे? कितने थे? तो 7 थे। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ? 5 लाख। अगला टॉपिक है मुगल कालीन बिहार। मुगल कालीन बिहार। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? तो मोहम्मद लोदी को पराजित किया और बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। घाघरा की युद्ध 6 मई 1929 में बाबर से मोहम्मद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया था। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो दाऊद खां को। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में
किस दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया? क्या छोड़कर लौट आया? अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया? अच्छा, किसे छोड़कर लौट आया था, मतलब किसके तैनात किया था, ये पूछ रहा है। तो मुनीम खां को, मुनीम खां को, मुनीम खां को दाऊद खां से निपटने के लिए पटना में छोड़ के चलाया था अकबर ने कि फरियाल हो जा करके दाऊद खां से। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? तो खान आजम मिर्ज़ा अजीज़ कोका को। किस मुग़ल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुग़लों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? अकबर। अकबर के समय कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? जगदीशपुर। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुग़ल शासक कौन था? तो अकबर था। बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा किसने दिया? तो 1580 में दिया गया। बिहार में मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। किस मुग़ल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? तो बाबर का। तो बाबर ने किया था मनेर दरगाह का भ्रमण। किस मुग़ल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो हुमायूं ने। मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी हुमायूं ने। पटना की विजय में किस मुग़ल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर ने पटना की विजय में भाग लिया था। किस मुग़ल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां ने। मुग़ल कालीन बिहार में कितनी सरकारी प्रमंडल थी? 7। अकबर कालीन बिहार के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मानसिंह। अकबर कालीन बिहार में सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मानसिंह। 15 देख लीजिए। बिहार किस मुग़ल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुग़ल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? अकबर के समय में। बिहार में मुग़ल कालीन इमारतें में सबसे पुरानी इमारतें कौन सा है? हाजीपुर का जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम और अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? 1 करोड़ रुपया। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यालय था 1702 से 12 तक। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारी प्रमंडलों की संख्या थी 8। किस मुग़ल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो ये रहा है गुरु नानक का, गुरुदेव अर्जुन का नहीं रहा, ये गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो नानक का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु गोविंद सिंह का। गुरु अर्जुन देव का नहीं रहा है। किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुग़ल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर के समय में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के शासनकाल में। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? अकबर को। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, ये ध्यान रखिए। मुग़ल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजा कुमार परवेज को।
राजा कुमार अजीज को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? औरंगजेब को। पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजा कुमार अजीम ने अजीमाबाद नाम दिया था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फ़रुखसियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? फ़रुखसियर। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? शाहजहां। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? मिर्जा अजीज कोकलताप। क्या लिखा है? कोकलताप या कोकलताम, ऐसा ही, ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे थोड़ा। कोकलताम। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है? सुजाद खां, सईद खां, मुकर्रब खां। सभी रहा है, तो डी हो गया आंसर। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, सभी जगह से। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने? इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। किसे? शाह दौलत का मकबरा बनाया था मनेर में। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। हाँ, हुआ है। इस पत्थर पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। दोनों सही हो गया, ए और बी दोनों। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? महेश ठाकुर को। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया था? 1773 ईस्वी में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा था? शाहजादा परवेज। प्रथम शाहजादा था मुगल शाहजादा परवेज, शासन करने वाला प्रथम मुगल। तो यहाँ पर आपका टॉपिक लास्ट होता है मुगल कालीन बिहार। मुगल कालीन बिहार तक जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपको करवा दिया गया है। अगले टॉपिक होगा आधुनिक बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री का, बंगाल के नवाब और बिहार। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। पीछे जो भी वीडियो डालेंगे उसे भी देखिए, 2-4 बार आप वीडियोस को देखिए। और इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है, जो कॉन्सेप्ट बुक है, सब्जेक्टिव बुक, उससे आप 2-4 बार उसे भी पढ़िए। उसके बाद आप यहाँ से MCQ लगाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।